नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राह क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका, और हम न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। पहले हम देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हमें कार्यपालिका के प्रकार के बारे में इसमें पढ़ना है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्री परिषद होता है, कई तरह के मंत्री होते हैं, वो हमें पढ़ना है। और जो नौकरशाही होती है, ब्यूरोक्रेसी, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो चलिए अपने चैप्टर को अभी शुरू करते हैं। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका होती है वो कानूनों का निर्माण करती है, विधायिका हम करवा चुके हैं। कार्यपालिका जो होती है वो उन कानूनों को लागू करती है, जैसे कि यहाँ लिखा है, कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। और जो न्यायपालिका होती है वो इनकी समीक्षा करती है, मतलब इनकी देख रेख करती है। और कार्यपालिका मुख्य 2 तरह की होती हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका को हम स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिविल सेवा के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आते हैं और इनका एक फ़िक्स कार्यकाल होता है। जब तक ये 60 या 65 साल के नहीं हो जाते तब तक ये काम करते रहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब है कि इसमें 5 साल तक या 10 साल तक जो भी सरकार रहेगी वो काम करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। मतलब हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उसको शक्तियाँ तो दी हैं, लेकिन नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। जबकि जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। संसदीय व्यवस्था हम अभी डीप में पढ़ेंगे। भारत के संविधान, एक मिनट, भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ मतलब जो केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की कार्यपालिका है, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब कार्यपालिका देख लेते हैं हम। 2 स्तर की होती हैं, एक होती है केंद्र के स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर, और एक होती है राज्य के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद आते हैं। और जो राज्य के स्तर पर होती है उसमें मुख्यमंत्री, गवर्नर और मंत्रिपरिषद आते हैं। जो राज्य स्तर वाली होती है ये सिर्फ अपने अपने राज्य का काम संभालेंगी, और जो केंद्र के स्तर पर होते हैं ये पूरे देश का कारोबार संभालते हैं। मेन हमको इसी पर फोकस करना है। ठीक है, आइए अब हम ये देखते हैं। ये कटिंग मैंने आपकी एनसीईआरटी में से ली है। कार्यपालिका के प्रकार: एक तो वो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जिसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जिसमें एक इंसान काम करता है, सारा कुछ उसी के सर पे होता है। अब जो संसदीय प्रणाली है, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। मतलब जिस भी दल को बहुमत मिलता है, पूर्ण स्पष्ट बहुमत मिलता है, उसके दल का नेता होता है। एग्जाम्पल के लिए जो बीजेपी की सरकार आज के टाइम में है उसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। यह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। देखिए नीचे का थोड़ा कट गया था, मैं बता सकता हूँ। देखिए, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र होता है वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, वहाँ पर राजा होगा। राजा जो होगा वो देश का प्रमुख होगा। और अगर लोकतंत्र है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा। हमारे पास राष्ट्रपति है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो फिर जो राष्ट्रपति होगा वो हमारे देश का प्रमुख होगा। और जो सरकार का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। और एक होती है अध्यक्षात्मक, जो अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों में देखने को मिलती है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है सॉरी, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति, जिसे संघ की कार्यपालिका कहते हैं, मतलब केंद्र सरकार की कार्यपालिका कहते हैं। देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है ये मैंने पिछली वीडियो में बना रखा है इसमें इस टॉपिक पर, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। न्यूनतम उम्र जो मिनिमम एज है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए और जो उच्चतम उम्र है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, कानूनी, विधायी तथा आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। देखिए, जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास इतनी पावर तो होती हैं, लेकिन वो उनका यूज़ जो है वो मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सलाह के बिना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को इनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि ये बहुमत दल के नेता होते हैं। जो मंत्री परिषद होता है वो बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रियों को चुनता है मंत्रालय देने के लिए। अब राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, ये हम देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है। यदि कोई बिल आता है, कोई विधेयक आता है, तो वो उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, उस पर दोबारा से चर्चा करने के लिए वापस भेज सकता है। और अगर पुनर्विचार ना होने के बावजूद भी वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो दूसरा है ये हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो, इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जिससे वह किसी बिल को स्वीकृति देने में देरी कर सकता है, उसे लंबे समय तक रोक सकता है। कोई समय सीमा तय नहीं है, राष्ट्रपति कितने भी दिनों तक विधेयक अपने पास रख सकता है। ठीक है, बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मतलब जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता होगा तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यदि किसी दल को बहुमत ही ना मिले और प्रधानमंत्री के पद के लिए कई सारे दावेदार आ जाएं तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार निर्णय लेगा। अब ऐसा कई बार हो रखा है, जो 1989 के बाद जो सरकारें आई थी वो सारी ज़्यादातर गठबंधन वाली सरकारें थी। उन पार्टियों को इतना बहुमत मिलता ही नहीं था, कई सारे दावेदार इकट्ठे हो जाएं। एक बार 1978 में ऐसा हो रखा है जब प्रधानमंत्री के पद के लिए 3 दावेदार आ गए थे। एक आ गए थे मोरारजी देसाई, एक आ गए थे बाबू जगजीवन राम और एक आ गए थे चौधरी चरण सिंह। तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार उसकी योग्यता को देखकर निर्णय ले सकता है कि कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है। अब हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में, जो मंत्री परिषद होता है। एक होता है वित्त मंत्री, जो इन्हें ना प्रधानमंत्री चुनता है। प्रधानमंत्री चाहे तो इनका मंत्रालय छीन भी सकता है, वो किसी और को भी दे सकता है अगर वहाँ वो सही से काम नहीं करते। एक जो वित्त मंत्री होती है, जो पूरे देश के फाइनेंशियल काम संभालती हैं, जो फिलहाल निर्मला सीतारमण है आज की डेट में। रक्षा मंत्री मिलिट्रियल जो काम होते हैं, रक्षा से, डिफेंस से रिलेटेड, वो काम करते हैं, जो आज के टाइम में राजनाथ सिंह है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे कौन सा मिनिस्टर कौन है। गृह मंत्री जो कानून की देखरेख करते हैं, जो अमित शाह हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो हर्षवर्धन हैं, जो पूरे देश का स्वास्थ्य से संबंधित कार्य संभालते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं इस वक्त, जो रेलवे से संबंधित काम संभालते हैं। खाद्य मंत्री खाने पीने की आपूर्ति से संबंधित काम संभालते हैं, जो रामविलास पासवान हैं। विदेश मंत्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित कौन से समझौते, किस देश से संधियाँ, ये सब होती हैं, वो काम संभालते हैं, जो एस जयशंकर हैं। और शिक्षा मंत्री, नाम से पता चल रहा है जो शिक्षा से संबंधित काम संभालते होंगे, जो रमेश पोखरियाल जी हैं। फिर अभी शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम अब वो है, पहले इसका नाम HRD था, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री क्या है, कैसे है। भारत में प्रधानमंत्री एक ताकतवर पद होता है। यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है, मैंने पहले भी बता दिया है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, वह निर्धारित करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन होगा, ये प्रधानमंत्री ही निर्धारित करता है। मान लीजिए किसी को जिस चीज़ का ज्ञान है, कोई डिफेंस के मामले में अच्छा ज्ञान है, किसी को फाइनेंशियल के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो उसी के ज्ञान और योग्यता के अनुसार प्रधानमंत्री उनको मंत्रालय देता है। चाहे तो वो छीन भी सकता है उनका मंत्रालय, किसी और को हस्तांतरित कर सकता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, योग्यता के आधार पर इन्हें मंत्रालय दिए जाते हैं।
मंत्रियों के प्रकार, कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम राज्य मंत्री और उप मंत्री पढ़ते हैं। राज्य मंत्री यह कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों में प्रभारी के रूप में काम करते हैं। प्रभारी मतलब एक हेल्पर के रूप में, अर्थात यह उनकी सहायता एवं सहयोग के लिए काम करते हैं। एक होते हैं उप मंत्री जो इन दोनों से भी नीचे होते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ये कैबिनेट के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो राज्य मंत्री होते हैं उनकी हेल्प के लिए, उनके सहयोग के लिए उप मंत्री को चुना जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों के साधन। ये जो प्रधानमंत्री की पावर के सोर्सेस होते हैं ये हम देखते हैं। मीडिया तक पहुंच होती है, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जो अधिकारी वर्ग पर अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण प्रधानमंत्री करता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं का अधिकार। अब एग्जाम्पल आप मोदी जी का ले लीजिए, ये घूमते रहते हैं देशों भर में, देश विदेश में, संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं। फ़िलहाल हमारा बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री जब तक ही ताकतवर होता है जब तक उसके पास पूर्ण बहुमत हो। यदि गठबंधन वाली सरकार है तो ऐसा नहीं होता। अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रधानमंत्री है तो फिर उसको ये सारी पावर होती हैं, लेकिन अगर गठबंधन वाली सरकार का है तो उसके पास कम ही ऐसी पावर होती है, क्योंकि दूसरी पार्टी की अलग विचारधारा होती है, दूसरी पार्टी की अलग होती है, तो ऐसे में वो मनमानी करते हैं ना, तो पावर का सही से फ़ायदा नहीं उठा पाता प्रधानमंत्री। अब हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। देखिए जो मेन देश को संभालने का काम होता है ना, वो देश को यही संभालते हैं। जो नेता वगैरह क्या करते हैं, ये कानून वगैरह बनाते हैं, लागू इनसे करवाते हैं। मेन देश को संभालने का काम इन्हीं का होता है। यह वह सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में नौकरशाही का बहुत महत्व है, क्योंकि ये शिक्षित, योग्य और दक्ष व्यक्ति होते हैं। ये पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए इनका बहुत महत्व है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और कानून को लागू करवाने में मंत्रियों की सहायता करते हैं। स्थायी कर्मचारी मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जब तक ये 60 या 65 साल के नहीं हो जाते तब तक इनका कार्यकाल फिक्स रहता है और ये मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, मंत्रिपरिषद की सहायता करते हैं कानूनों को लागू करवाने के लिए। नौकरशाही राजनीति से तटस्थ रहकर काम करते हैं। जो ये किसी भी एक राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते, ये राजनीति से अलग रहकर काम करते हैं। अगर ये राजनीति के साथ काम करेंगे, किसी भी एक पार्टी का बहुमत करेंगे, तो ऐसे तो भी देश चल ही नहीं सकता। नौकरशाही का स्वरूप देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो पूरे बड़े लेवल पर होती हैं, स्थानीय सरकारी कर्मचारी जो स्टेट वो लोकल गवर्नमेंट की होती हैं, और प्रांतीय सेवाएं। ये खैर हमें इतना ध्यान नहीं रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही की नियुक्ति में भेदभाव, धांधली नहीं होनी चाहिए। सिविल सेवा नौकरशाही के सदस्यों के की बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। जो सिविल सेवा है ना, यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए ना। कई लोग होते हैं जो नेता वेता की सिफारिशें लगाकर पहुंच जाते हैं, तो फिर ऐसा ये गलत सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो नौकरशाही है इनको नियुक्त कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती करते हैं, और जो लोक सेवा आयोग होते हैं ये जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये उनकी भर्ती करते हैं। ये नौकरशाही में सिर्फ आईएएस पीसीएस ही नहीं आते, इसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, टीचर, प्रिंसिपल, स्वास्थ्यकर्मी, एमसीडी, ये कोई भी हो, ये सारे नौकरशाही में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस होते हैं इसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। केंद्रीय सेवाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करती हैं, आईएफएस और आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, और आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। प्रांतीय सेवाएं जो बिक्री कर अधिकारी होते हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, वो इसमें आते हैं। अब हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा लिया करें। अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए कोविड का ये जो मामला है ये अभी थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, तो आप खाली टाइम में पढ़ना ही शुरू कर दीजिए। कम टाइम दीजिए पढ़ाई को, लेकिन अब रेगुलरिटी रखिए। तो चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।